वेलकम बैक स्टूडेंट्स। 10th क्लास की इस सीरीज के अंदर हम लोग देखने वाले हैं आज के टॉपिक्स के अंदर। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि जो रेसिस्टेंसेस अरेंज होते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो कैसे अरेंज होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में और उनके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो यहाँ पे हमने कुछ प्रूफ भी देखने हैं और जिन लोगों ने पहले कंटेंट की सारी वीडियोस नहीं देखी है उनको यहाँ पे ऊपर प्लेलिस्ट का आई बटन पे क्लिक करके पूरा का पूरा सीरीज मिल जाएगा कि पहली वीडियो क्या थी और दूसरी वीडियो क्या थी। तो हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ना दरअसल सबसे पहले ना हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस की। आज का टॉपिक है सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। अच्छा, इसका मतलब क्या है? तो आप ये जरा ध्यान से समझिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस होते क्या है। When resistances combined with each other in some pattern, किसी पैटर्न में, is called combination of resistance। इसे हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस कहते हैं। जब हम रेसिस्टेंसेस को जोड़ते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशंस में, उनके कुछ पैटर्न होते हैं। पैटर्न आपको नीचे बताऊंगा क्या क्या होते हैं। देखिए, दो तरीके के कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस आपके दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया यहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन, और बाद में मैंने आपको बताया पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है वो हम देखने वाले हैं। तो अभी तो क्या बताया मैंने आपको कि रेसिस्टेंसेस को हम ना अलग अलग तरीके से जोड़ सकते हैं। रेसिस्टेंसेस का मतलब होता है रुकावटें। अप्लायंसेस को भी हम रेसिस्टेंस की कैटेगरी में अगर रखें तो अप्लायंसेस को भी हम अलग अलग तरीके से अरेंज करते हैं। वो अरेंजमेंट आपकी एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन होती है और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है। स्टूडेंट्स, हमें पढ़ना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे दिखाई जाती है और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे दिखाई जाती है डायग्राम की अप्रोच के अनुसार। तो जरा देखिए, अगर मुझे 3 रेसिस्टेंस लगाने हैं वो भी सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो पता है मैं कैसे लगाऊंगा? इस तरीके से लगाऊंगा। आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये मेरे 3 रेसिस्टेंस हो गए और तीनों रेसिस्टेंसेस को मैंने क्या करा है? सीरीज में लगाया है। ये मेरा R1 रेसिस्टेंस है, ये R2 रेसिस्टेंस है, ये R3 रेसिस्टेंस है। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है तो करंट यहां से ऐसे सप्लाई हो रहा होगा। इसके बाद हम पैरेलल की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आपको रेसिस्टेंसेस की अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से दिखती है। ये आप देख पा रहे होंगे जिस तरीके से मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इसमें देखें तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि यहाँ पे करंट जो है वो तीनों ब्रांचेस में ना अलग अलग डिवाइड होता है, I1, I2 और I3। और यहाँ पे जो करंट है I, वो तीनों के अंदर सेम रहता है। तो बेसिकली दोनों के अंदर डिफरेंस पता क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट शुड बी सेम और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट इज डिफरेंट इन अमंग ऑल द डिफरेंट रेसिस्टेंसेस। बहरहाल इन तीनों के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, बट यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है? सेम रहता है। तो इन दोनों के अंदर जो खास डिफरेंस है वो यही है। अब हम जानेंगे इनकी थ्योरेटिकल अप्रोच के बारे में जो कि हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। स्टूडेंट, जरा थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा। तो हमने इसके अंदर क्या जाना? हमने इसके अंदर ये जाना कि सबसे पहले हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन कौन सा है। यहां पे मैं लिख देता हूं सीरीज, और यहां पे मैं लिख देता हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को अच्छे तरीके से हमें समझना है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले व्हेन रेसिस्टेंसेस
when resistance is attached with one another end to end with respect to each other। जब ये एक दूसरे के एक सिरे से दूसरा सिरा, एक सिरे से दूसरा सिरा इस तरीके से अरेंज होता है तो हम उसे बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन when resistance is arranged with the power supplying source, जो कि बैटरी है या सेल है, डायरेक्टली इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पता है, मैं अगर इसके एक जो डायग्राम होते हैं, लेमन लैंग्वेज के डायग्राम होते हैं, उनसे समझाऊं तो मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि ये मैंने बैटरी ले ली और इस बैटरी से मैंने दो टर्मिनल निकाले, एक मैंने यहां से तार निकाला, ये मेरे पास पहला बल्ब है, ये मेरे पास दूसरा बल्ब है, इन सबको हम रेसिस्टेंस मान लेते हैं प्यारे बच्चों। इसमें से दो तार निकल रहे हैं, इसमें से दो तार निकल रहे हैं, इसमें से दो तार निकल रहे हैं। बेसिकली पहले मैंने इससे अटैच करा, फिर इन्हें अटैच कर दिया, फिर इन्हें आपस में अटैच कर दिया और लास्ट में जाके इसको इससे जोड़ दिया। बीच में आपने कोई स्विच लगा दिया। तो ऐसे में क्या होगा, जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे पैटर्न में आ जाएगा। बट पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या करते हैं, अगर हमने बैटरी या पावर सोर्स ले लिया और मैंने यहां पे फिर से तीन बल्ब ले रखे हैं, इन तीन बल्बों में से भी तार निकल रहे होंगे इस तरीके से, ये इससे सेपरेटली अटैच हो गया, इससे ये सेपरेटली अटैच हो गया, इससे बच्चों ये सेपरेटली अरेंज हो गया। तो अब पता है क्या है, तीन दोनों में आपको ना एक बात देखने को ये मिलेगी कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर ना अगर मेरा एक बल्ब भी फ्यूज हो जाएगा तो बाकी के अप्लायंसेस भी ना अफेक्ट हो जाएंगे, वो भी चलना बंद हो जाएंगे, क्योंकि जो इनका क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ है जिसके अंदर क्या करता है हमारा इलेक्ट्रॉन चलता, वो बीच में से ब्रेक हो गया। मान लीजिए ये फ्यूज हो गया तो करंट का जो कंटिन्यूअस फ्लो है वो रुक जाएगा, जिस वजह से बाकी के अप्लायंसेस भी अफेक्ट हो जाएंगे, वो भी चलना बंद हो जाएंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें ये एडवांटेज देता है कि अगर मेरा एक अप्लायंस चलना बंद भी हो जाए, बाकी दोनों अप्लायंसेस चलते रहेंगे, क्योंकि उनका डायरेक्ट जो कनेक्शन था वो किसके साथ था, मेरी पावर सोर्स के साथ था। तो यहाँ पे ना पैरेलल का एक एडवांटेज मिलता है और सीरीज के अंदर हमें डिसएडवांटेज मिलता है। बट हमें तो इनके डिफरेंस के बारे में पढ़ना है, तो हम इसके सेकंड और थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। सेकंड पॉइंट ये है, करंट इज सेम थ्रू आउट द सर्किट। पूरे सर्किट के अंदर करंट क्या रहता है, सेम रहता है। इसका क्या है, करंट इज डिफरेंट इन ईच रसिस्टर। हर रसिस्टर के अंदर करंट क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। प्यारे बच्चों, इसका तीसरा पॉइंट क्या है, इसका तीसरा पॉइंट यह है कि पोटेंशियल डिफरेंस P और D किसको शो कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस को। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफर फॉर डिफरेंट रेसिस्टर्स। अलग अलग रेसिस्टर्स के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अलग है। और यहां पे क्या है, करंट पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम फॉर ऑल रेसिस्टर। सारे रेसिस्टर्स के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में अगर देखा गया है तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा चुके हैं। आप 2 मिनट लेके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा स्टूडेंट्स। अब देखिए, हम आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर अगले टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं कि एडवांटेज क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन का ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आइए देखिए, एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर
सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था पहले, भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज एक और बात बताना चाहूंगा, ये एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो थोड़ा सा इस पे डबल टिक लगा लेंगे जब आप अपने नोट्स बना रहे हैं। एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये एडवांटेज है कि व्हेन रेसिस्टेंसेस आर अरेंज्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ऑल रेसिस्टर्स, सारे रेसिस्टर्स जो होंगे विल गेट सेम पोटेंशियल अप्लाइड, सबको सेम पोटेंशियल अप्लाइड मिलेगा, ठीक है। ऑल्सो इफ एनी अप्लायंस स्टॉप वर्किंग, others will get not affected, बाकी के सारे जो होंगे उनको कोई अफेक्ट नहीं होगा। लेकिन हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर ऐसा नहीं है, इस वजह से हम लोग अपनी डोमेस्टिक वायरिंग में भी ना सीरीज कॉम्बिनेशन को उपयोग नहीं करते। अब ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से कैसे आ सकता है उसके बारे में बता देता हूं। वाई वी यूज series combination, why we do not use series combination in domestic wiring। जब हम डोमेस्टिक वायरिंग करते हैं तो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में हम इसको उपयोग नहीं करते हैं। अरेंजमेंट ऑफ द अप्लायंसेस क्यों नहीं करते? ऊपर वजह लिखी हुई है। दूसरा ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई वी यूज पैरेलल कॉम्बिनेशन इन डोमेस्टिक वायरिंग। डोमेस्टिक वायरिंग के अंदर हम कौन सा कॉम्बिनेशन को, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों उपयोग करते हैं? तो उसका जवाब भी आप क्या करेंगे, ये जो मैंने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रिफ्लेक्ट कर रखा है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं और सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। अब हमें ये समझना है कि अगर रेसिस्टेंसेस हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो हम ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। एक छोटा सा डेरिवेशन है, लेकिन ये न्यूमेरिकल्स करने के दौरान इससे जो फॉर्मूला आएगा वो बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। तो आइए अब इसे समझते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग ना किस बारे में जानने वाले हैं? हम लोग जानने वाले हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर टोटल रेजिस्टेंस निकालना चाहता हूं या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहता हूं तो मैं कैसे निकालूंगा? तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि आप ये मानेंगे, कंसीडर 3 रेसिस्टर्स, 3 रेसिस्टर्स है ऑफ वैल्यू R1, R2 एंड R3 would be arranged in series with potential difference applied V and each get current I। अब देखो इसको कैसे बनाऊंगा। मैंने यहां पे आपका इलेक्ट्रिक डायग्राम बनाना सिखाया था, तो उसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूं। मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट करता हूं, जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है कृपया करके ले लो हमारी ऊपर वाली प्लेलिस्ट में से। और दूसरी बात एक और बताना चाहूंगा कि इसमें साथ बना रहना आपका बहुत जरूरी है। अगर आप इसको इग्नोर कर देंगे तो आपका चैप्टर जो है वो पूरा गायब हो जाएगा, ठीक है। रश में ना पड़े, कंसेप्चुअल आइडियोलॉजी को विकसित करें। तो अभी देखिए हमने क्या करा, इसके अंदर तीनों रेसिस्टेंसेस अरेंज करे और तीनों रेसिस्टेंसेस अरेंज करके उनके अंदर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2, V3 लिख दिया, क्योंकि सीरीज के अंदर ये कंडीशन होती है। बेसिकली इसकी जो वोल्टेज थी टोटल हमने कितनी प्रोवाइड कराई थी, V। अब हम आपको बताने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में। तो सबसे पहले आप जरा देखिएगा
कि बाय ओम्स लॉ अगर मैं इसमें ओम्स लॉ लगा दूं तो मैं ये कहूंगा कि जो V था वो किसके बराबर था, IR के। एट R1 रसिस्टर, जो मेरा पहला रसिस्टर है उस पे मेरा V1 वोल्टेज है, करंट I है और R1 रसिस्टर है। ठीक है जी, रेजिस्टेंस उसका ये हो गया। एट R2 रसिस्टर, R2 रसिस्टर पे क्या होगा, V2 इक्वल टू IR2 हो जाएगा। एट R3 रसिस्टर, R3 रसिस्टर पे क्या होगा, V3 इक्वल टू IR3 हो जाएगा। इनफैक्ट हम ये भी जानते हैं कि अगर मैं V1 में V2 और V3 जोड़ दूं, V1 में V2 और V3 जोड़ दूं तो वो टोटल किसके बराबर होना है, इस ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड के बराबर होना है। रिस्पेक्टिव वैल्यूज को आप यहां से पुट कर देंगे, जैसे V किसके बराबर था आपका IR के, V1 किसके बराबर था IR1 के, V2 किसके बराबर था IR3 के और IR2 के, और ये V3 किसके बराबर था IR3 के। बेसिकली हम क्या करेंगे, I कॉमन ले लेंगे, अंदर R1 R2 और R3 रह जाएगा, यू कैन कैंसिल देम। तो रेसिस्टेंस इन सीरीज निकालने का जो फॉर्मूला है R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई होगी और ये डेरिवेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करना है माइंड में। अब मैं इसके ऊपर बेस आपको क्या कराने वाला हूँ, न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ। 2 मिनट लेके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज अपनी कॉपी में एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल। स्टूडेंट्स आज का जो पहला न्यूमेरिकल है वो ये है कि अरेंज नहीं, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ फॉलोइंग 2 ohm, 3 ohm, 5 ohm resistors when arranged in series respectively। तो अगर मैं क्या करूंगा, अगर मैं आपका पहला रेसिस्टर, दूसरा रेसिस्टर और तीसरा रेसिस्टर अरेंज कर दूंगा किसके अंदर, सीरीज के अंदर। जैसे ये 2 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया, ये 5 ओम हो गया, जैसे ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। तो रेसिस्टेंस इन सीरीज निकालने के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दीजिए, रेसिस्टेंस इन सीरीज निकालने के लिए 2 प्लस 3 प्लस 5 ओम कर दीजिए। ओवरऑल कितना आ जाएगा आपका 10 ओम। तो बहुत ही बेसिक और बहुत ही लेमन लैंग्वेज में अगर आपको देखा जाए बहुत ही आसान ये आएगा आपका न्यूमेरिकल, लेकिन इस तरीके से आते नहीं है। ये बस आपको समझाने के लिए है कि किस तरीके से निकाला जाए। आते क्या है इन दोनों के मर्जिंग न्यूमेरिकल्स की, आपको कुछ सीरीज में दे रखे होंगे, कुछ पैरेलल में दे रखे होंगे, तब आपको फाइंड करना होगा। फर्दरमोर वी विल मूव टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ अरेंजमेंट इन द पैरेलल राइट नाउ। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं हम। इक्विवेलेंट resistances when arranged in parallel combination। अगर मैं उन्हें पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा देता हूं तो चलिए प्यारे बच्चों जरा ध्यान से सुनो। अभी क्या है कि इसके अंदर फिर से वही थ्योरी लिखनी पड़ेगी। क्या है थ्योरी, कि कंसीडर 3 रेसिस्टर्स R1, R2, R3 are arranged in parallel combination in such a way that each resistor will get different current I1, I2, I3 respectively and same potential difference। Now अब आप इसका डायग्राम बनाएंगे
और डायग्राम बना के इनको ये दिखाएंगे कि पहला रजिस्टर ये रहा, दूसरा रजिस्टर ये रहा, तीसरा रजिस्टर ये रहा। इनको मैंने अरेंज करा एक की के साथ और एक बैटरी के साथ, और यहां पे मैंने इनको करंट दे दिया I1, I2, I3। टोटल करंट इसमें I था, लेकिन रेसिस्टेंसेस की जो वैल्यू है R1, R2, R3 थी, और पोटेंशियल डिफरेंस इनके ऊपर कितना था, V। नाउ बाय ओम्स लॉ, अगर मैं इसमें ओम्स लॉ लगा दूं तो ओम्स लॉ ये कहता है कि V किसके बराबर था, IR के। ऑब्वियसली I की वैल्यू इसमें निकालेंगे क्योंकि I इसके अंदर डिफरेंट है। I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V अपॉन R। दिस इज इक्वेशन 1 फॉर R1 रेसिस्टर। R1 रेसिस्टर के लिए क्या होगा, I1 इक्वल टू V अपॉन R1। फॉर R2 रेसिस्टर, R2 रेसिस्टर के लिए क्या होगा, I2 इक्वल टू V अपॉन R2। फॉर R3 रेसिस्टर, R3 रेसिस्टर के लिए क्या होगा, I3 इक्वल टू V अपॉन R3। तो स्टूडेंट्स क्या है कि मेरे पास ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी इक्वेशन बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये बताएंगे कि जो टोटल करंट था ना, I इसके अंदर सप्लाई हुआ था, वो I1 प्लस I2 और I3 के बराबर है। तो मैं यहां पे लिखता हूं कि वी नो I करंट क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी कि V अपॉन R, V अपॉन R1, V अपॉन R2 और V अपॉन R3। बेसिकली हम क्या करेंगे, इसमें से V कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल कर दीजिए, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। तो थोड़ा सा मैंने इसकी स्पीड बढ़ाई थी क्योंकि मुझे पता थी कि इसके अंदर बेसिक सी बातें हैं, इस वजह से स्पीड अप कर दिया गया था काम। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपको तब भी समझ में नहीं आया तो मैं इसको थोड़ा स्लो पेस में भी करा दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चीज आपको समझ में नहीं आई होगी। स्टूडेंट्स, इसको अगर आप समझ चुके हैं कि किस तरीके से आप रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो हम लोग इसके एक ना छोटे से न्यूमेरिकल को समझते हैं कि उसके अंदर आपको क्या क्या वैल्यूज दे रखी हैं और किस तरीके से आप उसकी वैल्यू को निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल आ गया। सेकंड न्यूमेरिकल के अंदर आप लोग सीखेंगे न्यूमेरिकल 2। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस when 2 ohm, 3 ohm, 5 ohm arranged in पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर ये कौन से कॉम्बिनेशन में है बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो सॉल्यूशन करना आपके लिए बहुत आसान है। आप इसके अंदर रेसिस्टेंस इन पैरेलल वाला लगा देंगे कि 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3। उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आप यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 5। बेसिकली इनका आप एलसीएम निकाल लेंगे। इनका एलसीएम आ जाएगा आपका 30। तो आप क्या करेंगे, इसमें 30 को पहले 2 से डिवाइड कर दीजिए, 15 आ जाएगा। 30 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, 10 आ जाएगा। 30 को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, 6 आ जाएगा। ओवरऑल जो वैल्यू है आप उसको ऐड ऑन कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 31 अपॉन 30। बाद में ना लास्ट में जाके इसको रेसिप्रोकल कर देना, तो रेसिस्टेंस इन पैरेलल कितना आ जाएगा, 30 अपॉन 31। अच्छा, मैं आपको इसमें एक बात बताता हूं। जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है ना, उसमें जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस के। मतलब जो आपकी वैल्यू थी ना, अगर आप रेसिस्टेंस इन सीरीज लगाते तो आपका इसका आंसर कितना आता, 10। वो 10 जो है वो 2 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है और 5 से भी बड़ा है। और यहाँ पे अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप लगाते हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आता है, यानी कि ये वैल्यू 30 अपॉन 31 पॉइंट समथिंग होगी, ये आपकी 2 से भी कम है, 3 से भी कम है और 5 से भी कम है। यानी कि इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस के क्या होता है, वो वैल्यू कम होती है। तो ओवरऑल रेसिस्टेंस का जो भार है ना, वो कम हो जाता है अगर हम रेसिस्टेंसेस को किस में अरेंज करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में।
स्टूडेंट्स इसके बाद इसमें आता है अगला टॉपिक, अगला टॉपिक है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो आइए हम लोग अपने लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़े, जिसको बोलते हैं हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसके बाद मैं आपको लास्ट वीडियो दूंगा ऑफ द चैप्टर, जिसके अंदर आपको पावर और कन्वर्जन ऑफ एनर्जी टू किलोवाट आवर और यूनिट के अंदर दो टॉपिक्स हैं, छोटे से टॉपिक है, उसमें न्यूमेरिकल्स कंटेंट ज्यादा रख देंगे। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अंदर आप देखिएगा कि क्या कंडीशन थी। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, द हीट एनर्जी इन एनी कंडक्टर, हीट एनर्जी जो होती है ना किसी भी कंडक्टर में, इज पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट सप्लाइड। पता है इसे कैसे लिखेंगे आप? प्रोपोर्शनल का मतलब मैंने पहले ही बताया था कि जो हीट एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी स्क्वायर ऑफ करंट के। दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। जो भी आपने कंडक्टर लगाया उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हीट एनर्जी का प्रोडक्शन। तीसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड टू अप टू विच करंट इज सप्लाइड। करंट कितनी देर तक आपने सप्लाई करा है उसके टाइम पीरियड के भी ये प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं इन तीनों को कंबाइन कर दूं, कंबाइनिंग 1, 2, 3, तो H प्रोपोर्शनल हो जाएगा I स्क्वायर RT के। प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वल टू लगा दो और K की वैल्यू आप लिख दो यहाँ पे 1 के बराबर होती है, तो H इक्वल टू आ जाएगा I स्क्वायर RT। देखिए आपके सामने ये आया है पहला फॉर्मूला, लेकिन इस हीट एनर्जी के फॉर्मूला जो आपका बन के आया है ना I स्क्वायर RT, इससे आपके दो फॉर्मूले और बनते हैं, वो मैं आपको सिखाता हूं और दो फॉर्मूले कैसे बनते हैं। तो फिलहाल आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो था वो इतना कंटेंट है, और इसके अंदर आपको हीट एनर्जी किसके बराबर दे रखी है? स्क्वायर ऑफ करंट विच इज मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस विच इज मल्टीप्लाइड बाय द टाइम पीरियड ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द करंट। तो होप सो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम इसके और फॉर्मूलों की तरफ बढ़ते हैं कि ये कैसे हम प्रोड्यूस करेंगे, कैसे इसको ओरिजिनेट करेंगे। आइए देखते हैं। फॉर्मूले ऑफ हीट एनर्जी, हीट एनर्जी इन एनी कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो हीट एनर्जी है उस हीट एनर्जी को निकालने के फॉर्मूले। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि हीट एनर्जी मेरे किसके बराबर होती है? I स्क्वायर RT के। इज इट क्लियर टू एवरीवन? है ना? अब देखो इसकी दो सब्सिडरी ब्रांचेस बना लेते हैं, और दोनों में ना मैं एक ऐसे लिखता हूं V इक्वल टू IR और ऐसे लिखता हूं V इक्वल टू IR। यहां पे ना मैं अब एक काम करूंगा, वो देखिए काम क्या करूंगा। सबसे पहले ना मैं इसमें R की वैल्यू निकाल लेता हूं। जैसे मैंने R की वैल्यू निकाल ली, V अपॉन I होनी है, ठीक है? इस पे थोड़ा सा ध्यान दे देना। और इसके अंदर ना स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, इसमें मैं I की वैल्यू निकाल लूंगा। तो जैसे मैंने अगर I की वैल्यू निकाल ली तो वो कितनी होती है? V अपॉन R होती है। इस पे भी ध्यान दे दीजिए। अब मैं R की वैल्यू लगाता हूं अगर इधर, H इक्वल टू I स्क्वायर V अपॉन I और T, और अगर मैं I की वैल्यू लगाता हूं इधर V अपॉन R पूरे का स्क्वायर R और T, तो यू कैन कैंसिल, और यहां पे बचेगा IVT, जिसको हम थोड़ा सही तरीके से लिखते हैं VIT। लर्न करने में ये आसान है फॉर्मूला। हीट एनर्जी आप VIT से भी निकाल सकते हैं, और यहां पे अगर आपको हीट एनर्जी निकालनी थी तो इसे कैंसिल कर दीजिए, H इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन RT।
तो आपके पास हीट एनर्जी के आ गए दो फॉर्मूले, एक तो आई स्क्वायर आर टी, ये तो था ही था, दूसरा आया आपके पास वी आई टी, ये नया फॉर्मूला आ गया, और तीसरा आ गया आपका वी स्क्वायर अपॉन आर टी। तो आपके हीट एनर्जी के टोटल कितने फॉर्मूले होते हैं? एक, दो और तीन। अब एज पर द सिचुएशन आप इसका यूजेज करते हो, और आपको वो सिचुएशन समझाता हूं मैं न्यूमेरिकल से कि किस तरीके से हम कौन से फॉर्मूले का उपयोग करने वाले हैं एज पर द सिचुएशन। ठीक है, तो आइए तो बढ़ते हैं इसके अगले न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि आपका लास्ट न्यूमेरिकल है। देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है कि अगर मैं आपको कह दूं, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि एनी 2 ohm resistor is connected with a battery of 4 volt, find amount of heat generate in 1 minute। अब जरा इसके बारे में समझते हैं कि इसमें क्या क्या दे रखा है। तो जरा ध्यान से देखिए, आपको इसके अंदर 2 ओम दे रखा है, यानी कि ये रेजिस्टेंस है, सेमीकोलन। इसके बाद हम बात करते हैं बैटरी। बैटरी का मतलब इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितनी दे रखी है? 4 वोल्ट। अब आपको टाइम दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है इसने? 1 मिनट। तो इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देना कि जो भी समय होगा उसको आप मिनट में ना करके सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ टाइम शुड बी सेकंड हियर। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, ये 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। अब हीट एनर्जी के ना कुल मिला के आपके पास 3 फॉर्मूले थे, आई स्क्वायर आर टी, बी स्क्वायर अपॉन आर टी और वी आई टी। हम इसमें से तीनों में से कौन सा फॉर्मूला उपयोग करेंगे? तो आपको दिख रहा है रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस इन दोनों में दे रखा था, कोई बात नहीं। वोल्टेज दे रखा है, ठीक है, वोल्टेज इसमें नहीं दे रखा लेकिन वोल्टेज इसमें गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। टाइम गिवन है, हाँ जी, तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एज पर द सिचुएशन, वी स्क्वायर अपॉन आर टी। तो वी की वैल्यू हमने यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिख दिया, रेजिस्टेंस हमने 2 लिख दिया, टाइम कितना आ गया? 60। यू कैन कैंसिल इट, 16 मल्टीप्लाई 30, 480 जूल। ऐसा यूनिट ऑफ हीट एनर्जी कितनी होती है? जूल होती है। तो होप सो बेटा आज का कंटेंट आपको समझ में आया होगा। कल इसकी आपको लास्ट वीडियो मिलेगी, जिससे ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। एंड आफ्टर दिस चैप्टर आप मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि ये कौन सा चैप्टर मुझे स्टार्ट कराना है। मेरे हिसाब से तो मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट स्टार्ट करवाने वाला था, लेकिन ज्यादा कमेंट जो भी आएंगे मैं उसी हिसाब से वो चैप्टर स्टार्ट करवा दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, डू कमेंट, लाइक एंड शेयर। ऑल्सो बेटा सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारी यहाँ पे मेहनत थी, वो भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाता है आगे वीडियोस बनाने का। बाय बाय, टेक केयर।